जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आज अब मैं समय चूंकि हो गया है तो मैं आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है आदरणीय आचार्य निरंजन सिन्हा सर, जो कि रिटायर्ड वॉलंटरी रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर हैं, जो पटना बिहार गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, जो कि वर्तमान में पटना में रह रहे हैं। तो और जो कि आपने एक मौलिक लेखक, संस्कारक, विचारक और मिशन के संरक्षक हैं। तो आज मैं सर प्रथम मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय आचार्य निरंजन सिंह को मिशन की ओर से ससम्मान स्वागत के साथ इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आए और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय आचार्य निरंजन सिन्हा सर। आप सभी जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों के बुद्धि का मैं सादर नमन करता हूं और अपनी बात शुरू करूंगा। तो हम लोग जो मिशन चला रहे हैं ये पुरोहित का है, संस्कारक का है। तो इस पर हम जो लोगों को कुछ सामान्य जेहन में प्रश्न आते रहते हैं, हम उसी के संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। एक स्पीकर और हैं तो हमें लगता है कि 30 मिनट हमें बात करना चाहिए, 30-35 मिनट जो भी हो। तो समझना ये है कि देखिए हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। अभी एक राजपूत जो है, मतलब इस ग्रुप से अलग हैं, उनसे भी बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों को संस्कारक तैयार करना चाहिए। तो तुरंत सहमति मिली कि सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों करेगा, हम क्यों करेंगे। तो ये सब तो ये बातें हैं। कुछ अब हम बात हट करके बता रहे हैं। पहले भी बता चुके थे कि पुरोहित उसको कहते हैं जो पुर का हित देखता है। मतलब पुर मतलब गांव जो होता था, जो जबलपुर है, कानपुर है, सोलापुर है, नागपुर है, जो भी है, तो उसका जो हित देखता था उसको पुर के हित देखने वाले को पुरोहित कहते थे। एक बड़ा व्यापक शब्द था और एक बड़ा व्यापक भावना था, और उसमें जो है संस्कार भी शामिल हो जाता है। तो संस्कार क्या होता है, संस्कारक हम लोग बना रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति के अनुरूप जो व्यवहार करना होता है वही संस्कार है, और उसी को सिखाने वाला संस्कारक है। संस्कृति हमारी जो है, अब देखिए स्लोगन था हमारी संस्कृति हमारी विरासत। तो हम एक उसमें संशोधन किए कि नहीं, भारतीय संस्कृति, चूंकि हम भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति भारतीय हमारी विरासत, मतलब भारतीय संस्कृति हमारी विरासत। तो बहुत गौर करके आज जो मेरा मुख्य बिंदु होगा वो संस्कृति पर होगा। इस संस्कृति का कैसे रोल होता है समाज को कहीं ले जाने में, और उस संस्कृति के रोल में हमारी क्या भूमिका, हम लोगों की क्या भूमिका और किस तरह से है, हम बेसिकली इसी को पर फोकस करेंगे, इसी को बताना चाहेंगे। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप ये विधि से करते हैं, आप उस विधि से करते हैं। तो ये तो वही बात है कि शराब जो है दूसरे बोतल में है। बात वो नहीं है, बात ये है कि समझना पड़ता है साइकोलॉजी को भी, लोगों को, मनोवृत्ति को भी, कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। कहने का मतलब कि लोगों की मनोवृत्ति को समझ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं, यही राजनीति है। घर में भी देखते हैं। अब देखिए हम लोग संस्कारक की बात कर रहे हैं, हम वो राजनेताओं वाली राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन परिवार में भी जब बच्चा रूठ जाता है तो थोड़ा सा राजनीति कर लेते हैं कि उसको मोबाइल दे देते हैं, या लॉलीपॉप जो होता है उसको दे देते हैं। या मैडम हमारी रूठ जाती है तो देखते हैं कि भाई इनको क्या जरूरत है, तो कोई नया साड़ी का जरूरत है, कि कुछ खिलाने का जरूरत है, कि कुछ खुशामद करने का जरूरत है, या कभी कभी बात सुन लेने का जरूरत है कि उनका मन भर जाता है। ये राजनीति है। तो हम लोग ये जो संस्कारक का जो अभियान चला रहे हैं, हम किसी का विरोध इसीलिए नहीं करते हैं। आपको जो विधि इच्छा है, अर्जक, गायत्री, वैदिक, संवैधानिक जो भी है, हम सब तरह से हम चाहते हैं कि उसमें घुसपैठ हो। तो पुरोहित वाला जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं वो अनपढ़, गंवार, ढोंगी, पाखंडी, कामी टाइप का जो
संस्कारक पुरोहित है, उसको पहला फेज में हम रिप्लेस। भी शेर जो है जंगल में, जंगल का राजा है, शिकार भी करता है, तो गरजता हुआ आकर के वो हिरन को नहीं पकड़ता है, चुपचाप तैयारी करता हुआ आता है और झपट्टा मार करके उसको पकड़ लेता है। तो हम लोग जो है, जिसको जो मन में भाव है उसी भाव में रम करके सम करके तैयार हो जाना है। और एक बारगी जो है मालूम होगा कि ये तो पुराना जो व्यवस्था जो था वो तो सड़ चुका और हम लोग उसको गिरफ्त में ले चुके हैं। देखिए कल्चर जो है, एक चीज समझिए, संस्कृति को समझना कितना जरूरी है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि राजनीति करने वाले दो तरह के राजनीति। एक राजनीति करने वाला होता है, ये क्या करता है, एक सत्ता को, व्यक्ति को बदलना चाहता है, सत्ता को बदलना चाहता है। तो ये जो है संस्कृति को नहीं समझता है, तो ये वर्षों की राजनीति करता है। लेकिन जो संस्कृति को समझता है, संस्कृति का उपयोग करता है, संस्कृति में हस्तक्षेप करता है, वो सदियों की राजनीति करता है। जो आप भी देखे होंगे कि संस्कृति को बदल करके कब से और कितना दिन से कोई शासन कर रहा है। जैसे देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप तो वही काम कर रहे हैं, आपको तो उसका विरोध करना चाहिए, ये बात का वो बात का विरोध करना चाहिए। भाई आप ठीक कहते हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन में कोई भी आदमी यदि उतरता है तो आप देखे होंगे कि ट्रेन की दिशा में ही वो दौड़ता है। यदि अचानक वो दिशा बदल देगा तो उसका मुंह कान सब चुरा जाएगा। गेंद क्रिकेट का खेलता है, लोग देखते होंगे कि बाल बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो जब कैच लेना होता है तो गेंद को कैच जिस दिशा में आता है उसी दिशा में गेंद को पकड़ के खींचता है, उसके मोमेंटम को कम करने के लिए। तो समाज की जो संस्कृति है, जो मनोदशा है, उसका जो गति है और उसका जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम में हमारे लोग को आना होगा, उसी दिशा में कुछ चलना होगा, उसी दिशा में कुछ दौड़ना होगा। और जब उस गति को नियंत्रित कर लिए उसके बाद आपको जो करना है करते रहिए। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में जो भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक गति है, जो सांस्कृतिक जो आवेग है, माने कल्चरल जो मोमेंटम है, उसको समझिए। और उसके बाद जब समझ गए तो आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम लोग इतना रीति को क्यों बढ़ा रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं कहने जा रहे हैं, और क्या करेंगे उसको भी, चूंकि ये ओपन बैठक है तो बहुत सा चीज आप कह नहीं सकते हैं। तो पहले आप जो विधि जिस तरह से जिनको जच रहा है उसमें हमको पारंगत होना है और उसको लेकर के ही उनके सामने जाना है। जब वो हमें बैठाने लगेंगे, जब हमें समझने लगेंगे, हमारी बात सुनने लगेंगे, तो कुछ सवाल खड़ा करके हम चले आएंगे। देखिए कोई भी सामने वाला आदमी बेवकूफ नहीं है, मतलब बेवकूफ नहीं अपने को समझता है। तो उसकी बुद्धि का, उसके बुद्धि को गरिमामयी मानते हुए हमको उसको समझाएंगे तो उसका हो सकता है कि प्रतिकार करने के लिए भी भावना आ जाए। लेकिन हम उनको उनकी बातों से सहमति जताते हुए आगे बढ़ें और कुछ सवाल छोड़ करके, एक ही बार में सब चीज नहीं, कुछ सवाल उनके सामने छोड़ करके चले आए तो जवाब उनका होगा। और जिसका बच्चा होता है ना, वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उनका जो विचार आएगा इसके समर्थन में या इसके विरोध में, जो हम चाहते हैं वो उनसे पैदा हो। देखिए हम लोग भारत के हैं तो भारत में एक महान व्यक्ति का नाम हम लोग अक्सर ले लेते हैं, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध करते क्या थे कि जब भी उनसे कोई टकराता था, मिलता था, तो उनकी बातों को सुनते थे और प्रति प्रश्न खड़ा कर करके उसको वहां पहुंचा देते थे जहां वो ले जाना चाहते थे। तो हमें भाषण दे करके आपको नहीं समझाना है, आपकी बातों को सुनना है। मतलब आप लोग सामान्य लोगों के पास जो जा रहे हैं हम लोग, उनकी बातों का, उनके भावों को हमको सुनना है, समझना है और कुछ कुछ सवाल खड़ा कर देना है। यदि हमारे अनुसार वो नहीं समझे हैं तो, जैसे हम पिछले साल एक किताब पढ़ रहे थे एक मित्र के यहाँ,
स्टीफन हॉकिंस का। अक्सर हमसे अध्यात्म की बात करते हैं तो वहां हम बताते हैं कि आत्म मतलब अपना सेल्फ को अधि से ऊपर से मतलब इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर देना ही अध्यात्म है। बाकी सब तो ढोंगी पाखंडी शब्द का दुरुपयोग कर रहा है, जिसको खुदे पता नहीं है कि अध्यात्म क्या होता है। तो उसमें हम बताते हैं उदाहरण में कि भाई आप आदमी का नाम देके बताइए ना एक तो कौन आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो उसमें हम 3 व्यक्ति का नाम लेते हैं। पहला व्यक्ति कहते हैं कि भारतीय हैं तो गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने अपने आत्म को अनंत प्रज्ञा से कनेक्ट करके सामाजिक विकास के लिए बहुत सी ज्ञान की बातों को लाया। दूसरा जो महान आध्यात्मिक व्यक्ति इस धरती पर हुआ उसको अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, जो बहुत से कंसेप्ट को स्पेस और टाइम के कंसेप्ट के साथ बहुत सा चीज बदल दिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर के कि आज उनके गुजर जाने के 100 साल के बाद भी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उसके सही साबित करने के लिए और उसको गलत साबित करने के लिए ही किया जा रहा है। और इस सदी के जो महान जो आध्यात्मिक व्यक्ति थे स्टीफन हॉकिंस थे, जो 18 में गुजर भी गए हैं। तो उनकी किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें समझा रहे थे ईश्वर के बारे में। ईश्वर नहीं मानते हैं तो वो नहीं कह रहे हैं कि आप मत मानिए, वो सवाल एक खड़ा करते हैं कि 13.5 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट से हुई। उसके पहले जो है सब चीज सिंगुलरिटी में था, मतलब डायमेंशन में वो एक बिंदु था, किसी भी लाइन में नहीं था। 13.5 अरब साल पहले जो महाविस्फोट हुआ तो ऊर्जा भी बना, मैटर भी बना, स्पेस भी तैयार हुआ और टाइम की भी उत्पत्ति हुई। मतलब उसके पहले टाइमलेस स्थिति थी। तो उनका सवाल है कि 13.5 अरब साल पहले जब मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, तो ईश्वर को एनर्जी कहां से मिलता था? ईश्वर बना हुआ क्या चीज का था? रहता कहां था और किस समय से था? वो जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। तो हमारे लोगों को किसी को समझाना है, उनकी बातों को सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए और एक सवाल प्यार से खड़ा कर दीजिए कि दूसरे व्यक्ति ने हमसे भी पूछा है, हम तो आपकी बात से सहमत हैं ही, एक सवाल हमको पूछ दिया जिसका जवाब हमको नहीं मिला, आप इसका जवाब तैयार कर लीजिएगा तो हमको भी बताइएगा, उस व्यक्ति को जवाब दे देंगे। तो आप भी उसी कैटेगरी के हो गए, उसको समझा भी दिए, उसको खराब भी नहीं लगा, आपसे नाराज भी नहीं हुआ, बात आगे बढ़ गई। तो ये बात के बाद अब हम आ रहे हैं संस्कृति क्या है और क्यों जरूरी है, जिस पर हम शुरू में बात कर रहे थे। तो देखिए पहले भी हम बताए हैं, कुछ लोग नए होंगे, तो संस्कृति जो है इस समाज का सॉफ्टवेयर है जो मेरे अचेतन, अधिचेतन, अवचेतन और चेतन सब में समाया हुआ है और हमको संचालित करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम को आप देखते हैं, हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको छूते हैं, और जिसको नहीं छूते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से होता है। तो हम लोग का जो दिमाग में जो क्या करना है, क्या विचार आ रहा है, क्या हमारी भावनाएं किस रूप में व्यक्त होती हैं, हमारा व्यवहार किस तरह से होता है, इसी को निर्धारित करता है हमारी संस्कृति। तो इसमें 2 चीज होता है, मूल्य और प्रतिमान। अब हमारे सामने कोई बुजुर्ग आदमी है तो मूल्य उनका हमसे ज्यादा है, उनका वैल्यू ज्यादा है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू ज्यादा है, तो उनको सम्मान देना हमारी संस्कृति का भाग है कि उनको सम्मान दिया जाए। तो सम्मान संस्कृति में कह रहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनको हमें सम्मान देना है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा मूल्य है। किस तरह से देना है उनको मूल्य, ये जो है ये तरीका जो है इसको प्रतिमान कहते हैं, इसको नॉर्म्स कहते हैं। कहीं पैर छू करके प्रणाम करता है लोग, कहीं हाथ जोड़ करके करता है। हम टैक्सेशन के पदाधिकारी हैं, मिथिला में एक बार एक बेनीपट्टी नाम का एक शहर था,
काफी अंदर में था मिथिला में, तो दुकान के प्रतिष्ठान के इंस्पेक्शन इस सब के लिए भाई टैक्सेशन के पता, तो 2-3 बुजुर्ग आदमी आए हुए थे, मेरा गाल बार बार ऐसे करके छू रहे थे। और मेरा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट तो थे ही उस समय, और ज्यादा थे 25 साल पहले, बड़ा हमको बुरा लगा। तो मेरा बगल वाला मित्र था, कहा यार अरे ब्राह्मण है, मिथिला के यहाँ पैर इसी तरह से छुआ जाता है, वो नीचे वाला पैर नहीं छू सकते हैं, ये तुम्हारा पैर छू रहा है, तुम्हारा ढोड़ी छू करके। तो ये उसका प्रतिमान हुआ, ये उसका नॉर्म हुआ। तो हमें ये सब चीज समझ कर करके घुसपैठ करना पड़ता है। तो संस्कृति जो है ये मानसिक निधि है, ये मेंटल ट्रेजर है, जो हमारे विरासत में हमको मिलता है। अभी एक हम जगह गए थे, एक लड़का हमसे सवाल पूछा कि क्या समाज में रहना जरूरी है, समाज से अलग नहीं रहा जा सकता है। हम कहे कि इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि पूछने वाला तुम जो हो, तुम्हारी अवस्था क्या है। यदि तुम बच्चा में यदि ये सवाल करते तो तुम मोगली हो जाते, यदि भेड़ियों के साथ रहते। तो आज जो समझे हो, तो आज तक जो समाज से पाए हो, उसके अनुरूप तुम बिहेव करोगे। इसीलिए समाज में रहने से क्या होता है कि समाज जो अब तक बना है और जितना वो विरासत जुटा करके लाया है, जितना हमारे पूर्वज सोचे समझे निष्कर्ष निकाले हैं, वो हमें समाज में ही प्राप्त होता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और उसी संस्कार के अनुरूप जो है हम व्यवहार करना चाहते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो कहता है कि गैर सामाजिक व्यक्ति है, गैर सांस्कृतिक व्यक्ति है, इसको कोई समझ में नहीं है। आप शक्तिशाली भी हैं तो लोग दिल से निकाल देते हैं, शक्तिशाली नहीं है तो आपको समाज से भी निकाल देगा और दिल से तो निकाल ही देगा। इसलिए आप जब समाज में कोई काम करने चले हैं तो समाज को आप जीते। अब देखिए सवाल कभी कभी ये भी उठता है, हम तो इंटरव्यू वाले को तैयार कराते हैं, हमको बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि एमए सोशियोलॉजी से किए हुए है और उसको समाज का कंसेप्ट पता नहीं है। वो अंग्रेजी का एक लाइन का किसी का वेबर ने कहा कि सोसाइटी इज वेब ऑफ रिलेशनशिप। अरे भैया मतलब क्या हुआ? सोसाइटी है तो भाई तो तुम बता दो कि इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी आएगा कि नहीं आएगा, कम्युनिटी से सोसाइटी कैसे अलग है। तो समाज जो है संबंधों का जाल है। अब ये सवाल हम इसलिए समाज को कहे कि अक्सर हमारे तथाकथित बौद्धिक लोग कहते हैं कि फलाने बाबू बड़ी बड़ी बात करते हैं और बेटा का शादी वैदिक विधि से की है। अब वो जो सवाल करते हैं कि इतने बड़े बड़े बात करने वाले आदमी अपने बेटा का शादी उसी रीति में किए हैं जिसका वो विरोध करते हैं। मतलब कि उनका बेटा जो है उनका पेटेंट किया हुआ कोई मटेरियल है। समाज को ये जो आरोप लगाते हैं तथाकथित हमारे बौद्धिक, हम उनसे कह रहे हैं कि उनको समाज का समझ नहीं है। वो जो लड़का जिसकी शादी होती है, हमारा बेटा हो सकता है, किसी का सरबेटा हो सकता है, किसी का भांजा हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का नाती पोता हो सकता है। तो समाज संबंधों का जाल होता है, ये लोगों का जमावड़ा नहीं होता है कि 2 नंबर प्लेटफार्म पर फलाना एक्सप्रेस आ रहा है, 500 आदमी जुटा, गाड़ी गया तो आदमी चला गया, या राजनेता आने वाले हैं, भाषण है, जुट गए वहां लोग और गए और सब चले गए। ये समाज नहीं है, समाज संबंधों का जाल है। आप गांव जाते हैं या आप ससुराल जाते हैं तो आप एक के हस्बैंड नहीं है, कितने के दामाद लगिएगा, कितने के साला लगिएगा और उसी हिसाब से वो बात करेगा। तो हमारे जो तथाकथित संस्कारक जो उपहास उड़ाते हैं, उनकी जो बातें तो कर रहे हैं बदलने का, लेकिन बेटा का शादी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से, तो उपहास उनको उड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका मनोविज्ञान समझने की जरूरत है
कि वो पटरी पर कैसे चेंज होगा, आपको समाज और समाज की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। तो संस्कृति क्या है, जो आप समझ गए कि हमारा मूल्य और प्रतिमान तय करता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी भावना कैसे व्यक्त होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, वो समाज से विरासत में मिला है। तो वही रेलगाड़ी वाली बात कर रहे हैं, आप उसी दिशा में है जो अपनी गति को बनाए। जो हम लोग यहाँ पुरोहित के रूप में जो संस्कारक तैयार कर रहे हैं, उस समाज का जो गति है, उसका जो मोमेंटम है, आवेग है, उसी की गति में तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि उसी गति में हम लोग पूरे आवेग से चलें। यदि ट्रेन जो चल रही है 12 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से उसमें उतरना है, तो हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार बना लेते हैं। आप देखे होंगे आंदोलनों का अपहरण कैसे होता है। आप जिसको गाली दे रहे हैं, उसी समाज का कुछ लोग आप में आ जाएगा और आपसे बड़ा बड़ा गाली देना शुरू करेगा, और आप उसको कमांड सौंप देते हैं, नहीं नहीं आप तो बहुत प्रगतिशील आदमी हैं। तो समाज में जो लोग जिस गति से चल रहे हैं, हमारे संस्कारक जो हैं, पुरोहित जो हैं, उससे ज्यादा तेज गति से कहें वो राम भक्त है, तो आप राम भक्ति में और ज्यादा कहिए कि अरे जय श्री राम की तुम क्या बात करते हो, हम तो जय सिया राम की बात करते हैं, तुम एक को छोड़ देते हो, हम तो दोनों को लेकर के चलते हैं। तो लगेगा कि अरे तो हमसे 20 है। जब वो आपको अपना समझ लेगा, उसके बाद आप लखनऊ का हजरत महल घुमाइए या आगरा का ताजमहल घुमाइए, वो आपके साथ हो ही जाएगा। तो हमको जो है संस्कृति के मोमेंटम को समझना है। और एक बात कल ही स्पष्ट हुआ है, और हमको तो भारतीय संस्कारक के रूप में हम उतरने जा रहे हैं। इसी महीने रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है वहीं से शुरू करेंगे। इसलिए मैंने धम्मपद जुटा लिया है, भगवत गीता भी पढ़ूंगा, बाइबिल भी पढ़ूंगा और कुरान का भी ओरिजिनल कॉपी पढ़ूंगा। क्योंकि हम तो ह्यूमैनिटी के नेता हैं, मानवता के नेता हैं, और मानवता तो सिर्फ भारत में है नहीं, तो हमें तो 8 अरब आदमी को हमको देखना है और उस रूप में आगे जाना है। इसलिए मैं कुरान भी पढ़ूंगा और मैं बाइबिल भी पढ़ूंगा और उन लोगों को भी बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनना चाहता हूं, सिर्फ वो परंपराओं और उसका ये नहीं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कल हमको एक वीडियो भेजा गया था, तो एक बाबा थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बाबा बने। एक लड़का ने पूछा कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता में कैसे संतुलन बनाया जाए। वो बाबा जो समझा रहे थे, कि इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, वो कहे कि आधुनिकता मतलब मॉडर्निटी और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी में कैसे संतुलन बनाया जाए। तो हमको उनकी समझ पर और उस स्वामी जी पर हमको थोड़ा सा तरस आ गया कि आप उसी भाषा में अंग्रेजी शब्द का उपयोग कर दिए, तो मीनिंग थोड़े समझ में आ गया। अरे वो लड़का पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण समझ रहा था। वेस्टर्न का नकल कोट पहन लेना और चम्मच से खाना, कांटा से खाना, उसको आधुनिकता समझ गया है। इस बाबा स्वामी जी को समझाना चाहिए था कि बेटा वो पश्चिमीकरण है, वो वेस्टर्नाइजेशन है। आधुनिकीकरण तो आधुनिक विचारों से आता है, और आधुनिकता जो है वैज्ञानिकता से आता है, तार्किकता से आता है। यदि तुम्हारे बातों में वैज्ञानिक आधार नहीं हो, तार्किकता, लॉजिक नहीं हो, तो तुम पश्चिमीकरण का भोड़ा नकल कर सकते हो, तुमको आधुनिक नहीं कहा जाएगा। और आध्यात्मिक, ये जो वस्त्रधारी जो है रंग बिरंगा, और ये जो ठेका लिए हुए हैं, वो भी आध्यात्मिकता नहीं है। आत्म मतलब सेल्फ को अनंत प्रज्ञा से जोड़ देना, ये ध्यान देने से होता है। तब आपको इंट्यूशन होगा, अंतर्ज्ञान होगा, तब आपके नॉलेज से वो सब बातें निकलेगी जो सामान्यतः दूसरे लोगों को वो बातें दिमाग में नहीं आती है। अध्यात्म उसको कहते हैं। इसीलिए मैंने 3 आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम बताया। तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए था उभरते हुए युवाओं को
और युवाओं के बहाने जो मास मल्टी जो सोशल मीडिया है, जो ग्लोबल लेवल पर उसको सुन रहा है, उनको इस तरह से स्पष्ट करना चाहिए। तो हमारे पुरोहित संस्कारक जो तैयार हो रहे हैं और हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। संस्कृति को आपको समझना चाहिए। सांस्कृतिक जो संस्कृति है, ये देखिए, अब आप देखेंगे कि यूरोप में जो भारत से भी पिछड़ा हुआ था, एक पुनर्जागरण युग था। पुनर्जागरण युग में यही हुआ कि संस्कृति का बहुत सा जो गड़बड़ियां था, उस समय चर्च जो था वेश्याओं को बॉन्ड बेचता था कि तुम रात भर नहीं दिन भर तुम वेश्यावृत्ति करो, लेकिन हमारा ये पवित्र बॉन्ड खरीद लोगे तो तुमको इस आरोप से मुक्त कर दिया जाएगा। ये सब भी उसमें गड़बड़ियां थी। तो उसी समय है जो कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। देखिए, कल्चर पर आपको एक बात और बताते हैं। एक बार अर्जक संघ की बैठक थी और कानपुर से जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो भी आए हुए थे, और वो शायद अर्जक संघ के जो कौन थे, जो संस्थापक थे, आदरणीय रामस्वरूप वर्मा सर। रामस्वरूप वर्मा जी के भागना थे, जो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना आए हुए थे। तो बैठक थी बुद्धिजीवियों का, तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक पूर्व विधायक थे और राजीव पटेल जी भी मौजूद थे। तो हम और राजीव जी संस्कृति की बात कर रहे थे। तो बात जब समाप्त हुआ तो उन्होंने आपत्ति किया कि हम लोग यहाँ आंदोलन चलाने के लिए आए हैं, आकि आप लोगों को से पढ़ने के लिए आए। माओ से तुंग ने कहा था कि बदलाव जो होता है, सत्ता जो आता है, बंदूक की नली से निकलता है। वो जब बोल करके चुप हुए तो हम कहे कि सर आप एकदम सही कह रहे हैं। माओ से तुंग जो है 49 में बंदूक की नली से सत्ता बदलने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन क्या कारण था कि एक दशक भी नहीं हुआ कि उनको 66 से लेके 76 तक महान सांस्कृतिक क्रांति करना पड़ा चाइना में। और उस महान सांस्कृतिक क्रांति के कारण 1985 तक जो चाइना इंडिया से पीछे था, आज इंडिया से 7 टाइम्स बड़ा हो गया है। और इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका तक है जो उसके बारे में सोच के कांप जाता है। इसलिए कि अमेरिका का जो थिंक टैंक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो रिप्टेड यूनिवर्सिटी, वहां चीन का काफी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, काफी पैसा लगा चुका है। तो ये थॉट प्रोसेस है, जो बौद्धिकता जो होता है, ये चाइना ने प्राप्त किया कल्चरल रिवॉल्यूशन करके, सांस्कृतिक क्रांति करके। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उसके पहले जिस रूप में भी हैं 18 बार चाइना जा चुके हैं। तो हमसे एक सवाल पूछा कि किस लिए जाते थे, आप कहना क्या चाहते हैं? हम के यही कल्चरल रिवॉल्यूशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए जाते थे। कल्चरल जो मैकेनिज्म होता है चेंज का, उसको समझने जाते थे कि आज जो यहाँ मंदिर का जो निर्माण हुआ, कोई राजनेता को अलाउ नहीं है मार्च तक जाने के लिए कि पब्लिक जा रहा है। मात्र माननीय प्रधानमंत्री और स्थानीय प्रधानमंत्री जोगी जी ही जा सके वहां। तो ये कल्चरल मैकेनिज्म को समझिए। पानी सिर्फ पीटने की जरूरत नहीं है, ये कितना पावरफुल है कि इस सांस्कृतिक समझ के कारण बाकी तो जो चीखते चिल्लाते हैं, एक गठबंधन जो बनाए वही भर भरा के गिर गया, उनको समझ में नहीं आया। हमें एक मैगजीन वाला का 100वां अंक था, साप्ताहिक एक निकालता था। तो बिहार में एक जगजीवन राम शोध संस्थान है, तो उसी हॉल में थे, कुछ विधायक भी बैठे हुए थे। तो हमने कहा जो सिद्धांत की राजनीति करता है उसका नेचर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया का होता है, और जो व्यक्ति आधारित राजनीति करता है वह एक लोकलाइज क्षेत्र में ही सीमित रहता है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति बदलने की बात और सत्ता बदलने की बात करता है,
वो वर्षों की राजनीति करता है, और जो संस्कृति की समझ रखता है, संस्कृति की राजनीति करता है, क्योंकि अभी हम जहां हैं वहां से बाहर हैं, इसीलिए हम संस्कृति का राजनीतिकरण आर्टिकल मोबाइल में लिखे हैं, लैपटॉप पर नहीं भेज सके हैं कि ग्रुप में भेजें। तो उसमें हमने कहा कि बिहार में 30 वर्षों से पिछड़ों का शासन है, उत्तर प्रदेश में भी 25 वर्षों से पिछड़ों का शासन है। ये विकास के दावे बड़े बड़े जो किए जा रहे हैं, इस सीमेंट के ग्रोथ को डेवलपमेंट समझ रहे हैं, तो हमें बताइए कि सामाजिक ताना बाना में क्या बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया है, इसीलिए कि इन राजनेताओं को वर्षों की राजनीति करने आती है, संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो सदियों की राजनीति के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो बौद्धिक लोग जुटे हैं, तो हम लोग सदियों की राजनीति करने चले हैं। उसी का ये पहला फेज है। हम लोग जो संस्कारक और पुरोहित जो तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें अपने आप में मत उलझिए कि वो गलत और वो सही है। हमने एक बार एक लेख लिखा है कि सत्य सदैव सही नहीं होता है, सत्य भी जो होता है ना वो रिलेटिव होता है। मेरे हाथ में ये एक पानी का बोतल है सर, सिंपल। क्या है? अब कोई कहेगा कि एक प्लास्टिक का मटेरियल का बना हुआ सामान है, कोई और केमिकल होगा तो उसका कहेगा कि पेट्रोकेमिकल का ये बना हुआ सामान है। कोई कहेगा कि नहीं ये पानी रखने का है। एक मैथमेटिशियन होंगे तो कहेंगे सिलिंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। एक ही चीज है लेकिन 4-5 तरह की बातें आ रही है और पांचों आदमी सही है। अब सही होने का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी गलत है। तो ये जो हम लोग संस्कारक और पुरोहित हैं, ये भावना को हम लोग रखें कि हम सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट गलत है। हम सही हैं, आप भी सही हैं, वो भी सही है, वो भी सही है। किस पर्सपेक्टिव में, किस बैकग्राउंड में, किस रेफरेंस में, रेफरेंस पॉइंट लेकर के होता है। और 10 मिनट का मिला था, एक बात और समझा दें कि आधुनिकता को पैदा करने में 5 महान व्यक्तियों का नाम लेते हैं हम। निरंजन सर, हम इसको आप चाहें तो पूरा समय लें अंत तक। अच्छा सर, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको हम समझा रहे हैं। आधुनिकता को समझने के लिए, वैज्ञानिकता को समझने के लिए हम 5 व्यक्तियों का नाम लेते हैं। जो रिलेटिव की बात कहे किस संदर्भ में सही है, तो 5 व्यक्ति को आप बढ़िया से जरा ठहर के समझ जाइएगा तो आप बहुत कुछ समझ जाइएगा। देखिए, ठहरना शब्द भी कहते हैं। दौड़ता जो है ना, जो दौड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, वो दरअसल फिसलता जाता है। बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ नहीं पाता। लेकिन जब कोई ठहर जाता है ना, तो बहुत गहराइयों में उतर जाता है और वैसा वैसा चीज खोज लेता है, वैसा वैसा चीज पा लेता है जिसका आभास उसको पहले से था ही नहीं। तो ठहरने के लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए। सिर्फ दूसरे को गलत साबित करने के लिए हमें नहीं आना चाहिए। तो जो 5 व्यक्ति का नाम लिए, उसमें से एक व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, सापेक्षता का सिद्धांत, कि टाइम भी रिलेटिव है, स्पेस भी रिलेटिव है, मास और एनर्जी जो रिलेटिव है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि आप दूसरे को गलत मत मानिए, उसका संदर्भ को समझिए। तो आप समझने वाला मैं 5 आदमी का नाम समझ लीजिए। सबसे पहला जो नाम जो है, ये आधुनिक काल की बात है, इसलिए बुद्ध का नाम इसमें हम नहीं लेंगे, हम आधुनिक काल का लेंगे। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति है चार्ल्स डार्विन। उसके पहले मालूम था सबको कि आदमी जो है ईश्वर का स्पेशल क्रिएशन है, फुर्सत में बनाया गया जीव है। लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी में जो है विकास उद्विकासवाद का जो सिद्धांत था, चर्च की सारी बातों को बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने कहा कि हर चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है, हर चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। उस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं, उद्विकास कहते हैं। ये विचारों का विकास हो
भाषा का विकास हो, जीव का विकास हो, राज्य का विकास हो, समाज का विकास हो, संस्कृति का विकास हो, आप इसको इस नजरिए से ही समझिएगा। इसी आधार पर कभी कभी हम सवाल करते हैं, हिंदी की उत्पत्ति, हमारे पास 6 स्टूडेंट आए थे यूपीएससी में, राजभाषा विभाग में उपनिदेशक का इंटरव्यू था, तो हमने पूछा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। उन्होंने बताया कि संस्कृत से ऐसे ऐसे। हम के संस्कृत मतलब तो होता ही है वेल कल्चर, सुसंस्कृत। तो संस्कृत भाषा का उद्विकास कैसे हुआ था, ये तो माना नहीं जा सकता है कि ईश्वरीय उत्पत्ति हुई थी, आया था। तो आप इस सिद्धांत पर जरा समझा दीजिए। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट झा जी था, अगले दिन मेरे क्लास में नहीं आया। तो ये आप उद्विकास को समझिए, समझ रहे हैं ना, आपको संस्कृति भी समझ में आएगा कि कैसे विकास हुआ। दूसरा व्यक्ति जो है वो सिगमंड फ्रायड था। सिगमंड फ्रायड कहा कि व्यक्ति को समझने के लिए उसने तो, चार्ल्स डार्विन ने तो नेचर को समझाया, नेचर और ह्यूमन के बीच के रिलेशन को समझाया, प्रकृति और आदमी के बीच के संबंधों को चार्ल्स डार्विन ने समझाया। तो सिगमंड फ्रायड ने आदमी को आदमी के संदर्भ में समझाया। तो आदमी को भी मत कहें, अपने आत्म को, अपने सेल्फ के संदर्भ में सिगमंड फ्रायड ने आदमी के संबंध में समझाया। उसके लिए जो कंसेप्ट दिया, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है वो कहता है कि ये पशु की प्रवृत्ति है। हम लोग भी होमोसेपियंस जो है बेसिकली पशु हैं, दो पैरों वाले। लेकिन जब हम लोग, जब समझ में हम लोग को आया, समाज बनाए, तो होमोसेपियंस होमो सोसियस बन गया। और जब हम कुछ का निर्माण करने लगे तो होमो फेवर बन गया, मतलब निर्माता मानव। उसके पहले सामाजिक मानव और उसके पहले जो है होमो, मतलब वो आप पशु। तो जो पशु की प्रवृत्ति है, जैसे विपरीत सेक्स, भूख लगना है, वो ईड की प्रवृत्ति है। और सुपर ईगो जो है उस कल्चर का हायर स्टैंडर्ड है, हायर स्टैंडर्ड जो नॉर्म है, प्रतिमान है, वो सुपर ईगो हो गया। और ईगो जो है उन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की स्थिति है। तो ये जो सिगमंड फ्रायड ने जो सेल्फ को रख करके समझा कि आदमी जो है पशु और उस कल्चर का, सोसाइटी का जो हायर प्रतिमान है, जो नॉर्म और वैल्यू है, उसके बीच संतुलन बनाने का कोशिश करता है। तो आपको समझ में आएगा, अपने जो व्यक्ति, जो आपके माने जजमान रहेंगे या आपके जो दूसरे संस्कारक हैं, उनको भी समझने में आसानी होगा। आरोप कहीं नहीं किसी को लगा दीजिए, क्योंकि उनका कल्चरल इनर्शिया है, कल्चरल मोमेंटम है, जिसको वो जाने समझे हैं। हम में भी बहुत सी कमी है, आप में भी बहुत सी कमी है, तो समझने और समझाने का कोशिश करें। तीसरा व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट था इस चीज को समझने समझाने में, उसका नाम कार्ल मार्क्स था, जिसने व्यक्ति का संबंध समाज से समझाया कि समाज का क्या मैकेनिज्म होता है और व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है। इसी के चौथे कड़ी में व्यक्ति है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो व्यक्ति का संदर्भ जो है समझाया स्पेस के रिलेशन में, टाइम के रिलेशन में, मैटर और एनर्जी के रिलेशन में, कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, दुनिया में हर चीज जो है रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है ये हमको समझना होगा। इसी के बात को आगे बढ़ाते हुए एक महान, माने आप कहें व्यक्तित्व, स्विट्जरलैंड के थे फर्डिनांड डी सोसरे। 5 व्यक्ति में 5वें व्यक्ति में उनका नाम रखते हैं फर्डिनांड डी सोसरे। उन्होंने कहा कि भाषा का भी एक संरचना होता है, भाषा का भी एक संरचना होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। कोई भी एक शब्द जो होता है तो समझाते हैं कि जो ऊपर आपको जो शब्द में जो समझ में आ रहा है वो आइसबर्ग का टिप है, उसके नीचे उसका स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे एक उदाहरण देकर सुनाते हैं। हम लोग बड़ा उपहास करते हैं
कि पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है। बताओ ना, नाग पर पृथ्वी है जो टिकी हुई। उपहास करने का चीज नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आप ठहर जाइए, तो शेष नाग कौन था? अब जिसको नहीं समझ में आया तो उन अनपढ़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे बौद्धिकता पर भी प्रश्न है। आप भी सुने होंगे कि नाग जो थे एक समाज का नाग है। नाग जो है इतना प्रतिष्ठित था कि देवों का देवनागरी लिपि भी जो है वो नाग लिपि है। और नागपुर, छोटा नागपुर भी जो बना है, तो नाग समाज का कितना महत्व था। वो बहुत बौद्धिक लोग थे। और जब सामंतवाद की उत्पत्ति हुई तो कैसे होता है, आपको जिससे चिढ़ है, जिस सामंत से, जिस राजा से चिढ़ है, तो मोहल्ले का कुत्ता को पकड़ के उसके गला पर एगो कागज का टैग लगा देते हैं और उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। अरे फलानमा है, फलानमा है, उस पर मखौल उड़ाते हैं। ये जो नाग, जो उस समतावादी संस्कृति के जो संरक्षक थे, सामंतवाद का उदय हुआ तो उनसे चिढ़े हुए लोग एक जहरीला रेंगने वाला जीव को, सांप को कहा कि यही तो नाग है जिसके काटने से कोई नहीं बचता है। मतलब उन नागों के बौद्धिकता से कोई नहीं कटता है। इसीलिए सामंतवादी लिटरेचर हुआ तो किसी सामंत ने ऐसा जग कराया कि नाग आ आ करके मर रहे थे। और जो अनपढ़ गंवार जो शिल्पीकार थे, उस नाग व्यक्ति को, इस नाग व्यक्ति जिसको नाम हम नया रख दिए थे कि फलनमा आ रहा है, जिसे कहते हैं ना डीओजी आ रहे हैं, तो उसके रूप में गढ़ना शुरू कर दिया। तो वही समाज के जो बचे हुए नाग लोग थे, जो शेष बचे हुए लोग थे, उन्हीं पर यह संसार टिका हुआ था। वही शेष नाग को मूर्तिकार जो है नहीं समझा, तो शेष नाग के फन पर बैठा दिया गोलाई वाला ग्लोब। तो ये जो चीज है, अब हम ये डिविएट कर गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम था, हम उतने देर के लिए थे, तो हम पुरोहित और संस्कारक वाली बात को बता रहे थे। तो संस्कृति को रुकिए, ठहरिए और उसको समझिए और उस दृष्टिकोण से दूसरे को देखने का कोशिश कीजिए, तो आप में जो है आरोप लगाना बंद हो जाएगा। एक सिंपैथी होता है, एक इंपैथी होता है, वो टॉपिक अलग है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, विजडम इंटेलिजेंस पर हम नहीं जाएंगे। सिंपैथी होता है कि दूसरों से सहानुभूति रखते हैं। इंपैथी होता है कि दूसरे की स्थिति में स्वयं को ला करके जो अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसको इंपैथी कहते हैं, समानुभूति कहते हैं। तो समानुभूति आप दूसरे संस्कारकों के बारे में भी रखिए, उनसे भी उसी नजरिया से उनको समझने का कोशिश कीजिए और सब यूनाइट हो करके आप समझिए यही कि सब एक ही गोल के लिए चल रहे हैं, एक ही चीज के लिए चल रहे हैं। तरीका किसी का गायत्री है, किसी का अर्जक है, किसी का ये है, किसी का वैदिक है, किसी का संवैधानिक है। हम तो इस ग्रुप में देखे हैं कि संवैधानिक भी संविधान विधि से भी कराने वाले लोग हैं। तो सभी हम लोग एक ही सेना के, कोई एयरफोर्स है, कोई नेवी का है, कोई टेरिटोरियल आर्मी है, कोई है जो समझिए कि वो नेवी का है, वो अलग अलग विंग है। उद्देश्य एक ही है, एक ही तरफ चलना है। इसीलिए टकराने वाला और दूसरे को गलती निकालने वाला मत कीजिए। हर बौद्धिक है, नजरिया अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, एम एक ही जगह जाना है। और मैं समझता हूं कि इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद राहुल जी, आपने भी अपना समय दिया और अब आप लोग को भी मैं सुनूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से अपना उद्बोधन रखा और जिस तरह से चीजों को रिलेट किया, समझाने का जो आपका नायाब तरीका है, निश्चित रूप से सर काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से आपके विचारों से हम सभी साथीगण लाभान्वित होंगे और उसको कहीं न कहीं अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से आपने समाज का, व्यक्ति के साथ संबंध, व्यक्तियों का मैटर के साथ संबंध, बहुत सारी चीजें आपने बताई सर। निश्चित रूप से उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और आपने जैसे सर मतलब बताया कि मतलब किस तरह से हम समाज के संबंधों को एक दूसरे के साथ जी सकते हैं और जीने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया, बहुत बहुत मिशन आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता है आपके प्रति। आपका मार्गदर्शन संरक्षण सदैव मिलता रहता है सर, और इसी तरह से आशा करता है मिशन की आप समय समय पर, चूंकि आप काफी व्यस्त है सर, निश्चित रूप से आपके बहुत सारे मतलब लेखन वगैरह का कार्य करते रहते हैं, तो आपको समय का अभाव सदैव रहता है, बट मिशन सदैव आपसे आभारी रहेगा आपका कि आप इस तरह से समय मिशन को देते रहते हैं और अपने विचारधाराओं से हम सभी को अभिप्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके विचार सर बहुत ही अनुकरणीय है और हम सभी को अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, सामाजिक लाइफ के साथ में व्यक्तिगत लाइफ में भी जीने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभिवादन सर आपका।